नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। अमित खरे हैं हमारे साथ, गंगानगर कमोडिटी के, रवि दियोरा है कुंवरजी ग्रुप के, बिमल कोठारी है चेयरमैन है इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के, सुनील बलदेवा है प्रेसिडेंट है एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सोने चांदी के साथ, क्योंकि बहुत तेज गिरावट आई है, खास करके चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है इस वक्त। और आप देखिए कि चांदी का भाव 73,700 रुपए के नीचे आ गया है और गोल्ड में भी तेज गिरावट है। गोल्ड का भाव 250 रुपए में लुढ़का है और 59,800 के नीचे आ चुका है एमसीएक्स पर सोने का भाव। तो गिरावट चांदी में ज्यादा है गोल्ड के मुकाबले और इस वक्त करीब करीब 1400 रुपए की गिरावट हमने चांदी की कीमतों में देखी है। तो बड़ी गिरावट सोने और चांदी में आई है। रवि जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, अच्छा लगता है रवि से भी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अमित जी आप बताएं कि ये अचानक इतनी तेज गिरावट क्यों सोने चांदी में? मतलब जी काफी टाइम से हम देख रहे थे कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जो है लगभग गोल्ड के तो लाइफ टाइम हाई पे थे और सिल्वर के लगभग 77,000 के आसपास आए। तो ये इसको एक मैं मुनाफा वसूली बोलूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंटिमेंट थोड़े से इकोनॉमिक सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव नजर आए हैं। अभी शेयर बाजार में भी काफी अच्छा मूवमेंट हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिला है। तो इसको मैं एक मुनाफा वसूली ही मानूंगा। गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में जो है एक करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे ट्रेडर्स को एज अपॉर्चुनिटी इसको यूज करना चाहिए, ट्रेडर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात और अमित जी की ये गिरावट सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं है। आप देखिए नेचुरल गैस काफी टूटा है, मेटल में बहुत तेज गिरावट आई है, कच्चा तेल नीचे है। तो ओवरऑल ये सेल ऑफ के पीछे का कोई इंडिकेशन मिल पा रहा है, बड़ा इंडिकेशन? सेल ऑफ के पीछे ऐसा कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं है। चाइना की तरफ से थोड़ा सा स्लोडाउन की न्यूज जो है वो आ रही है। खाली यही एक मैटर है जो कि मेटल्स को नीचे लेके आ रहा है। अच्छा रवि जी, आपका कमेंट क्या होगा इस गिरावट पे? ओवरऑल जो कमोडिटी मार्केट में सेल ऑफ अभी आया है, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है? बेसिकली जो डिमांड के लेके कंसर्न्स अभी मार्केट में इमर्ज हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बेस मेटल्स एंड क्रूड में कहानी है। हालांकि आज दूसरा जो ये है कि रुपी भी स्ट्रांग हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग है। तो जब भी ये सिनारियो देखने को मिलता है तब हमारे जो कमोडिटीज है, डोमेस्टिक कमोडिटीज है, उसमें एक अंडर परफॉर्मेंस का टोन रहता है। तो थोड़ा डिमांड को लेके मार्केट में चिंताएं चल रहे। तो इससे लग रहा है कि बेस मेटल्स में जो गिरावट है वो शायद और एक्सटेंड हो सकते हैं। एक्सेप्ट कॉपर, मुझे लग रहा है कि वहां पे गिरावट ज्यादा होगी। और सेकंड की जो क्रूड वगैरह में भी जो गिरावट है, जो रिस्कियर एसेट क्लासेस है, उसमें मुझे लग रहा है कि गिरावट ड्यू टू स्ट्रेंथ इन डॉलर इंडेक्स एज वेल एज रुपी का सपोर्ट। ऑलवेज क्या होता है कि डॉलर स्ट्रांग होता है तो रुपी भी वीक होता है, बट आज रुपी भी स्ट्रांग था। तो इस हिसाब से हमारी जो गिरावट है डोमेस्टिक प्राइसेस की वो ज्यादा रहे। फंडामेंटली रीजन थोड़ा डिमांड के कंसर्न्स है। मुझे लग रहा है शायद ये वीक के एंड में जो मैक्रो डेटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स एंड यूएस के जीडीपी के नंबर, तब तक शायद ये गिरावट और रह सकते हैं। और यूएस में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पॉजिटिव आई थी, अभी थोड़ा वहां भी कंसर्न्स दिख रहे हैं। जो आज फर्स्ट रिपब्लिक के भी नंबर थे, उसके बाद यूएस के फाइनेंशियल मार्केट में पर्टिकुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी गिरावट है। तो शायद मार्केट जो कमोडिटीज है, पर्टिकुलर जो क्रूड एंड मेटल्स है, उसको इसके साथ कोरिलेट करके भी वहां पे थोड़ा बहुत आज कॉशियसनेस मुझे मार्केट में दिख रही है। अच्छा ठीक है, तो ये वजह आप देख पा रहे हैं इस वक्त गिरावट। अच्छा, गिरावट के इस माहौल में आप खरे जी, आपके हिसाब से ट्रेड क्या लिया जाए? अगर मैं आपसे सोने चांदी पर पूछूं तो आज शाम के लिए गोल्ड में और सिल्वर में क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मेरा ट्रेड जो है वो गोल्ड के ऊपर स्पेशली है, क्योंकि प्राइजेस जो है अभी ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आ गए हैं। गोल्ड अभी मौजूदा स्तरों पर 59,720 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं सिर्फ आज के लिए। टारगेट मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक वापस 60,200 के भाव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 59,400 रुपये का रहेगा। तो 59,400 के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर गोल्ड में खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। अच्छा, आपका व्यू रवि जी आज के लिए सोने चांदी पर? डेफिनेटली आज की जो मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये जो मोमेंटम है वो पर्टिकुलर गोल्ड में मैं सेफ हेवन मान रहा हूँ। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी का चांस बनना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम को लेके प्रॉब्लम्स दिख रहे तो शायद वहां पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड देखने को मिले।
59,600 के करीब बाय करें 59,320 के स्टॉप लॉस के साथ। वहां पे मुझे लग रहा है कि 60,100 60,200 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। और सिल्वर में भी मेरा मानना है कि यूएस ओपनिंग के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकते हैं। पर्टिकुलर जो 73,600 के लेवल चल रहे हैं, तो थोड़ा मुझे लग रहा है 300 के लेवल वो मुझे थोड़ा ओवरसोल्ड के करीब दिख रहा है। अगर आज इंट्राडे में 73,100 तक के लेवल मिल जाए तो 70,700 के स्टॉप लॉस के साथ कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं आप। अपर साइड मुझे लग रहा है कि फिर से इवनिंग में या कल के मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन तक 74,200 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर कि सिल्वर में आपको करना क्या है इस वक्त। ठीक है, तो ये बात हो गई सोने चांदी की, और बाकी कमोडिटी में भी गिरावट है, उस पर भी हम आगे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और खबर की। खबर है चने से जुड़ी हुई। हम लगातार आपको एक एक करके एग्री मार्केट की खबर दे रहे हैं। हमने पहले मस्टर्ड के बारे में आपको बताया, अब चने के बारे में बता रहे हैं आपको। चने में 15 दिन में जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है कीमतों में, और 4600 से 4700 रुपये तक का भाव बताया जा रहा है, जो कि एमएसपी से 12% नीचे बताया जा रहा है। तो पहले तो कोठारी जी, आप हमें जरा ये बताएं, जो कि आप इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं सर, क्या वाकई एमएसपी से नीचे मंडियों में भाव बिक रहा है अभी चने का? धन्यवाद मिस्टर जैन जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चने का प्रोक्योरमेंट सरकार ने शुरू कर दिया है, और लगभग इस महीने में 14 लाख टन चना सरकार ने खरीद कर लिया है। ये बात सही है कि चना अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक रहा है, और चने के जो मंडियों में भाव है 4600 से 4700 रुपये है। चने का उत्पादन सरकार के जो एडवांस एस्टिमेट उन्होंने रिलीज किया था 2 महीने पहले, उस हिसाब से लगभग 135 लाख टन चना का उत्पादन है, जो पिछले साल के लगभग बराबर है। तो अगर ये उत्पादन और ये आंकड़े सही हैं और ये इतना उत्पादन होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि चने के भाव में कोई ज्यादा वृद्धि होगी। बहुत मुश्किल से हम एमएसपी के आसपास पहुंच पाएंगे। हालांकि इस बार तुअर की काफी कमी है, और हमने एसोसिएशन की तरफ से सरकार को ये आग्रह भी किया है, रिकमेंड भी किया है कि चने और मसूर को के कंजम्पशन को प्रमोट किया जाए, ताकि जो तुअर की शॉर्टेज है, तुअर के आपको मैं बता दूं, तुअर के सरकार के जो कई सारे जो स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम है या जो स्टेट्स के जो टेंडर होते हैं, उनमें वो तुअर खरीदते हैं, और इसमें लगभग 5 लाख टन तुअर का कंजम्पशन हो जाता है। हमने सरकार को ये रिकमेंड किया है कि आपकी तुअर की जगह चने की दाल या मसूर का इस्तेमाल करें इन टेंडर्स में, ताकि एक तो हमारे यहाँ जो चने का उत्पादन ज्यादा है वो उसमें उसकी खपत हो, और जो तुअर की जो शॉर्टेज बनी हुई है उससे भी उसमें राहत मिलेगी। तो चने पे इस बार बिल्कुल प्रेशर है, अगर ये सरकार के आंकड़े सही हैं। हालांकि ट्रेड के जो आंकड़े हैं इससे सहमत नहीं करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अराइवल्स हो रही है और जिस सरकार से सरकार खरीदे जा रही है और खरीद अभी तक जारी है, उससे ऐसे लगता नहीं है कि क्रॉप की में बहुत कमी है, और अगर ये उत्पादन रहा तो मुझे नहीं लगता है कि चने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ पाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अब आप जरा हमें एक बात बताएं कि फिर किसानों को एमएसपी मिले चने का, इसके लिए क्या होना चाहिए इस वक्त? हमने सरकार को इसमें ये रिकमेंड, जैसा मैंने आपको बताया, एक हम इसमें हमारी एसोसिएशन और हम सरकार के साथ मिलके एक कैंपेन शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम चने के कंजम्पशन को प्रमोट करना चाहते हैं कि चने में एक बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, और जो हमारे यहाँ दूसरी दालें हैं जैसे तुअर है, उड़द है, हम देख रहे हैं इनमें बराबर इनमें प्रोडक्शन की इशू हो रहा है। तो इसको हम उससे चने के कंजम्पशन से प्रमोट कर सकते हैं। एक तो ये चने के कंजम्पशन को प्रमोट कर सकते हैं, तो उससे चने को काफी राहत मिलेगी, नंबर 1। दूसरा, हमने एक्सपोर्ट के लिए भी सरकार को ये आग्रह किया है कि आप इसमें इंसेंटिव दीजिए। आज हमारे आसपास के जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये सब देशों में, और ये मिडिल ईस्ट में भी है, ईरान में भी है, यहाँ भी चने की खपत होती है। अगर चने को थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए तो चने का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से काफी मात्रा में जा सकता है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। तो हम उनको कम्पीट करने के लिए हमको थोड़ा इसकी, क्योंकि हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत वर्ल्ड मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी दालें वर्ल्ड मार्केट से काफी महंगी हैं, तो इसलिए हमको उसको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है, ताकि हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हो सकें और हम एक्सपोर्ट कर सकें। अब सुनील बलदेवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं आप्टा के। सुनील जी, आप तो दालों के मार्केट को मतलब
ना सिर्फ क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप तो दालों के बीच ही जीते हैं। मतलब आपको दाल की पल पल की खबर रहती है ना। दाल दाल है तो आप डाल डाल रहते हैं। मतलब दाल और आप में मतलब बिल्कुल समझिए कि ऐसा रिलेशन है कि आप हर बारीक खबर पर नजर रखते हैं। ये क्या हो रहा है सर? एमएसपी से नीचे क्यों दाल, मतलब चना क्यों? चने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मर्तन जी 28 तारीख को सरकार का एक लेटर आया था जिसमें तुअर और उड़द के साथ साथ चने का मॉनिटर के भी बात करी थी। उसके अच्छा। बाद से चना का बाजार जो है काफी नीचे चल रहा है, क्योंकि जो ट्रेडर और मिलर जो चने के भाव को देख के अट्रैक्ट हो रहा था, वो उससे दूर हो गया है था। अच्छा। इसलिए हमने देखा कि 200 से 300 की मंदी आई है। हम्म। लेकिन जहां तक बात करें, न कि केवल चना बल्कि चना और मसूर और मूंग हम्म। तीनों में मंदी है, क्योंकि आजकल ये देखा गया कि स्टॉक प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है हम्म। और जब फसल आती है तो भाव नीचे बिकते हैं। और जो चीज की कमी है उसका हमारे पास न इंपोर्ट में कोई जरिया रहता है उसको कंट्रोल करने का, न कोई देश में रहता है। जैसे हम यदि तुअर की बात करें तो तुअर जहां जहां तक अफ्रीकन देशों से आ रही थी इसके भाव कंट्रोल में थे, लेकिन अब जो भाव है कुछ बढ़े हैं। हम्म। हालांकि फिर भी हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो आज इंटरनेशनल मार्केट से हम आज भी कम है, क्योंकि 1025 से $1040 के भाव हैं बर्मा से, जो आके करीबन 85 पोर्ट पे कोस्टिंग पड़ती है, लेकिन हमारे भाव जो है वो 81 82 के हैं। तो अच्छा। आज भी हम इंटरनेशनल मार्केट से देखेंगे तुअर के भाव कम है। मैं आपके चैनल में पहले भी कह चुका हूं कि जो जो भाव बढ़ते हैं, जो जो अल्टरनेट ढूंढने लगते हैं, जैसा कि कोठारी जी ने भी बोला कि हमने भी और ये आईपीजे ने भी, सबने सरकार को ये कहा है कि जो स्टेट की जो आपकी स्कीम आती है वो आप तुअर की जगह मसूर देना चालू करें, क्योंकि पहले पीली मसूर और लाल मसूर के टेंडर हुआ करते थे साउथ में, लेकिन अब तुअर दाल के होने लगे। तो हमें यदि उसका और डिमांड और बढ़ाते जाएंगे तो उसके भाव को कंट्रोल में रखना अच्छा। थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो चीजें सस्ती बिक रही है उसको हम नहीं, ज्यादा वो तो खपत ठीक की है, तरफ वो तो ले ठीक है। देखिए दाल की कीमतों को लेकर सरकार की चिंता थी और उसको लेकर एक्शन हो रहा है, वो अलग मसला है। तुअर उड़द के ऊपर फोकस ज़्यादा था। लेकिन मैं चने के बारे में अगर आपसे ये पूछूं कि अब तो दाम गिर गए हैं, चना फार्मर को नुकसान ना हो, उसको देखते हुए आपके हिसाब से इस वक्त क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जैसा मैंने बोला 28 तारीख के लेटर के बाद इसमें ज्यादा फर्क पड़ा है। तो ये एक आश्वासन जरूर मिलना चाहिए सरकार की तरफ से कि नहीं, चना के भाव एमएसपी से नीचे हैं और इसका जो है अभी हाल फिलहाल इस पे कोई, जब तक एमएसपी के नीचे रहेगी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो शायद इस पे दोबारा विश्वास बिल्डअप हो। क्योंकि 2017 के बाद व्यापारी इतना डरा हुआ है कि सरकार के किसी कदम से वो दूर रहना चाहता है, कि ताकि कोई भी ऐसा कदम नहीं हो जाए जिससे उनको नुकसान हो जाए। तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, नहीं नहीं, आप यदि जो बात चना कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि सरकार के कदम से व्यापारी डरा हुआ है, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई और हमने चलाया भी वो खबर कि जो स्टॉक डिस्क्लोजर की बात सरकार की तरफ से कही गई है वो नियम ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है कारोबारियों की तरफ से। तो डरने के बाद भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, डरने के बाद भी वो डिस्क्लोजर ठीक से नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैंने इस आपके चैनल पे भी बहुत बार कहा है कि हमें और सब व्यापारियों को सरकार को स्टॉक डिस्क्लोज करना चाहिए। साथ में मैं एक और बात बोलूंगा कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि खुद सेक्रेटरी साहब और उनका पूरा डिपार्टमेंट जो था हर मंडियों में जाके आया है। उस जाने के बाद जो संवाद हुआ है वहां के छोटे व्यापारियों को, मिलर को, सबको लेके जो संवाद हुआ है, उसके बाद हमने इसमें काफी इंप्रूव भी दिखाई दिया। काफी स्टॉक जो है वो अपलोड भी हो रहे हैं और आपको जान के ये सुखद अनुभूति होगी कि काफी व्यापारियों के फोन आते हैं कि हम इसको कैसे अपलोड करें, कैसे कैसे हम इसको खोल बता सकते दिया हैं, कि कैसे आपको तो आइडिया है सुनील जी, आपको तो पूरा बिल्कुल आइडिया है बिल्कुल बिल्कुल। कैसे और डिस्क्लोज हमारा करते हैं। आप तो हर हम गुना और भाग से हमारा वाकिफ सारा है दाल स्टाफ के। और एसोसिएशन, बिल्कुल हम और हमारा स्टाफ, सारी हमारी एसोसिएशन, आईपीजे भी उसमें सम्मिलित है, बाकी एसोसिएशन भी है। सब एसोसिएशन बता रही है कि आप ऐसे जाके अपलोड करिए। ठीक है, उससे अब जरा, काफी अब विमल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सर ये बताएं, आपका बड़ा संगठन है आईपीजीए, और मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को भी इस बात का भरोसा हो कि कारोबारी अपने लेवल से गड़बड़ ना करें और जो जेन्युइन प्राइस हो मार्केट में वही होना चाहिए, इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं होना चाहिए। कई बार जो होर्डिंग हो जाती है, इस तरह की खबरें आती हैं। तो आप चूंकि आपका एसोसिएशन बहुत बड़ा है, आपके बहुत सारे मेंबर हैं, ये भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार ने पहले भी कई बार सरकार ने ये कहा कि आप स्टॉक की जानकारी दें, डिस्क्लोज करें, उसके बाद भी कारोबारियों की तरफ से उसको ठीक से नहीं पूरा किया गया। आपने कोई मैसेज दिया है, आपने कुछ लिखा है, या आगे इस बात का भरोसा है कि हाँ अब कारोबारी पूरी जानकारी, सही जानकारी देंगे? महेंद्र जी, हमने हमारे जितने भी मेंबर्स हैं
सबको ये अवगत कराया है कि आप सब जो हमारे स्टॉक्स की जो है आप हर हफ्ते उसकी जानकारी सब सरकार को कराएं। और ये मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है। अब देखिए कोई स्ट्रे केसेज होंगे जो छोटे मोटे कुछ कैसे, या कोई छोटी जगह में गांव में कुछ ऐसा है कि वहां अपलोड करने की वो स्थिति में नहीं हो, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आप इसमें जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी लोग जो तुअर के बिजनेस से लगे हैं, इसमें खासकर देखिए सरकार का ज्यादा फोकस अभी तुअर पर है, क्योंकि तुअर के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। बाकी अगर आप देखें चना है, मटर है, मसूर है, मूंग है, ये सब या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे चल रहे हैं। लेकिन तुअर के जो भाव है वो मिनिमम सपोर्ट, और हम सब जानते हैं, ये जग जाहिर है कि इस बार तुअर का जो उत्पादन है कम हुआ है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट, हमारे यहाँ डिमांड जो है 45 लाख टन है, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से तुअर का प्रोडक्शन 34 लाख टन से ज्यादा नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इशू है और सरकार का फोकस भी तुअर पर है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सरकार ने, ये हमने भी एक महीने पहले लगभग मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी कंज्यूमर अफेयर सचिव से, और उन्होंने जो अवगत कराया हमें, जो उन्होंने कहा कि ये हम चाहते हैं कि आप इसको फॉलो करें और आप अपने मेंबर्स को बताएं। हम इस पे रेगुलर काम कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक जो अपलोड है हो रहा है, ऐसा नहीं। देखिए उत्पादन कमी है, ये तो फेस करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमने सरकार को बहुत सारे मेजर्स बताए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप तुअर की जगह आप चना दाल है या मसूर है, उसको टेंडर में प्रयोग करें। आप हम इस पे कैंपेन रन करना चाहते हैं सरकार के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ मिलकर, जो भी हमने सरकार को निर्देश किया और वो तैयार भी हैं। हम इस पे काम करने वाले हैं कि किस तरह जो दालें हमारे यहाँ ज्यादातर है, जैसे खासकर चना, हम लास्ट 3 साल से देख रहे हैं चने का उत्पादन बढ़ रहा है। चना इस साल ही नहीं, अगर आप लास्ट 2 साल में भी देखें तो चना मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे रहा है। चने का, चूंकि हमारे यहाँ चने का उत्पादन बढ़ रहा है तो चने का कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए और उसके एक्सपोर्ट के लिए भी इंसेंटिव होना चाहिए। ओके, तो इस दोनों चीज पे हमारी एसोसिएशन सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका और सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दाल के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको क्या करना चाहिए। सोने चांदी के बारे में हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको बताया, लेकिन अब खरे जी आप ये बताइए कि क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और कच्चे तेल में इस वक्त क्या ट्रेड बन रहा है? क्रूड ऑयल में मेरे को लगता है बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। अभी रिसेंट की मैं अगर बात करूं तो मौजूदा स्तरों पर 6400 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक वापस 6500 के भाव देखने को मिल सकते हैं और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 6330 के नीचे का है। तो 6400 के आसपास खरीदें, 6330 का एसएल, 6500 का टारगेट इवनिंग सेशन तक। शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जिगर का, पूछिए जिगर। जिगर आप सुन पा रहे हैं? 60-200 पे गोल्ड बाय किया मैंने सर जी। किस भाव पर? 60-200 पे। 60-200 पे? हाँ। अच्छा, मेरा भाव आ जाएगा कि ये भाव से एक और बाय करूं? 60,200 पर आपकी बाइंग है। अभी मार्केट है 59,800 के नीचे। तो दियोरा जी क्या करें? मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए। जो अभी मोमेंटम आया है पर्टिकुलर लास्ट 1 से 1.5 घंटे में, वो थोड़ा टेम्पररी साइड मुझे दिख रहा है, पर फिर से इवनिंग सेशन में यूएस ओपनिंग के बाद थोड़ी रिकवरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। 60,100 तक के मुझे लेवल इवनिंग तक दिख रहे हैं, तो वहां पे आप लिमिट रख दीजिए। डाउन साइड आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नियर अबाउट 59,600। तो जब तक ये 600 के नीचे नहीं जाएगा तब तक मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि 60,100 के करीब आए तो एक छोटा लॉस बुक करके पोजीशन में से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, अगला सवाल है राजेश का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। सर 10 मई तक ग्वार 6000 आएगा क्या? ग्वार 6000 आएगा क्या, ये जानना चाहते हैं आप? अच्छा, 10 मई तक सर। 10 मई तक टाइम लाइन भी आप दे रहे हैं। खैरे जी बताइए, 10 मई तक 6000। जी मित्र जी, ग्वार सीड का स्ट्रक्चर मेरे को अभी भी नेगेटिव ही लगता है। अभी लास्ट जो डिस्कशन हमारा हुआ था 5900 के आसपास का भाव था, तो मेरे को लगता है इनको बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। अगर कल के सेशन में या परसों के सेशन में 5670 के आसपास मिलता है तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलें। 5750 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है। मेरे को लगता है अभी रिसेंट में 1-2 दिन की मैं बात करूं तो 5520 5500 के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा लंबे समय की बात करूं 1 महीने के लिए, तो मेरे को लगता है प्राइजेस जो है 5200 के आसपास तक नीचे में टेस्ट कर सकते हैं।
तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। अगला सवाल गुप्ता जी का है, पूछिए गुप्ता जी। अगस्त सितंबर में चना 6,000 रुपये हो सकता है क्या? किस बाबत 6,000 सितंबर में? जी। रवि जी क्या लगता है आपको? थोड़े चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। पर्टिकुलर अगर अल नीनो का भी न्यूज आता है तो भी मुझे लग रहा है कि कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि ये कमोडिटी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत पर्टिकुलर पॉलिसी साइड देखे तो उसमें गवर्नमेंट का पॉलिसी इंटरवेंशन काफी रहता है, और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो उसके पहले कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसके प्राइसेस सर्टेन लेवल के ऊपर हो जिससे इन्फ्लेशन इम्पेक्ट हो। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बार मुझे लग रहा है कि एमएसपी के करीब मीन 5500 के करीब एक बार 5500 से 5600 के करीब प्राइस मिले, बट वो एक सबसे बेटर लेवल होगा जिसमें आपको एग्जिट हो जाना है। 6000 तक के वेट ये साल ना करे तो ये बेहतर होगा। आई थिंक 5600 वुड बी अ गुड लेवल। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं नेक्स्ट कॉलर सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा भी चने पे सवाल था, आ गया उसका क्वेश्चन दे दिया जवाब। हो गया, जवाब मिल गया आपको? हाँ आ गया ना, भी आया ना चने। चलिए बढ़िया सर, थैंक यू। अगला सवाल मनोज का है, पूछिए मनोज जी। सर एक तो मैं कॉपर पे जानना चाह रहा हूँ कि कॉपर पे क्या राय है, और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 5 दिन पहले जो एक्सपायरी कटती है सोने चांदी क्रूड कॉपर सबकी, ये इसके अंदर क्या वो है कि जो 5 दिन पहले एक्सपायरी कटती है और हर महीने होता है, तो 20 दिन 25 दिन 20-22 दिन ट्रेडिंग के होते हैं और उसमें 5 दिन पहले कट जाती है, हर महीने की एक्सपायरी है तो 16-17 दिन उसके अंदर ट्रेड रहता है। और फिर जब ये एक्सपायरी कट जाती है, जैसे कल कट गई है मेटल की एक्सपायरी, फिर भी वो रेट चल रहा है, तो ये रेट किसके लिए चल रहा है? अच्छा, ये जरा डिटेल में बताइए खरे जी। जी मतलब जी, एक तो ये है जो एक्सपायरी का जो टाइम है, ये जो टाइम लग जाता है पहले से 5 या 6 दिन पहले जो एक्सपायरी हो जाती है वो फिजिकल डिलीवरी की डेट होती है। अगर आपने सौदा उस टाइम तक रखा एक्सपायरी के बाद, तो आपको उस प्रोडक्ट में जैसे गोल्ड हुआ या मेटल जो भी हुए, तो उसमें आपको फिर फिजिकल डिलीवरी लेने होती है। तो जो भी ये ट्रेड रखना चाहते हैं या रखते हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फिजिकल डिलीवरी से रिलेटेड ही होता है। इसलिए जो है सौदा जो भी एक्सपायरी डेट होती है उसके 4 या 5 दिन पहले हमें काट लेना पड़ता है। अगर हम नहीं काटते हैं तो कंपलसरी डिलीवरी में जो है ये चीज़ें आ जाती हैं। ये इसका मेन रीजन है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अनवर है हमारे साथ, पूछिए अनवर। हाँ सर, हेलो सर जी पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि सिल्वर कितने तक डाउन हो जाए सर? 65 आ जाएगा क्या भाव सर? 65,000 चांदी का भाव? अच्छा, महीने 1.5 महीने में सर। बताइए दियोरा जी, मुमकिन है क्या? चांदी के फंडामेंटल तो बहुत मजबूत बता रहे हैं आप लोग। डेफिनेटली चांदी में फंडामेंटल काफी मजबूत है। पर्टिकुलर ये फंडामेंटल मींस कि चांदी जो 24 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रही थी उसके नीचे सस्टेन नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि चांदी के फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव है। ये जो भी करेक्शन है आई थिंक एक टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आपको बाय करना है एंड आप थोड़ा इस हिसाब से नीचे के लेवल के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप 65 की वेट ना करें। मुझे लग रहा है कि फेड की मीटिंग के बाद, जैसे नेक्स्ट 4th को फेड की मीटिंग है, उसके बाद एक स्टिप रिकवरी आपको बुलियन में आते हुए दिखेंगी। तो अगर आपको इसके पहले 70,000 71,000 ऐसे भी कुछ लेवल मिल जाए मींस के 15 दिन से लेके 1 महीने तक, तो भी ये बेटर लेवल होगा। 65 का लेवल मुझे ये फंडामेंटल पे उसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। 70 का लेवल भी आता है तो भी उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी के दौर पे आपको बाय कर लेना है। मुझे लग रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 78,000 तक के लेवल फिर से रिस्टोर हो सकते हैं। शुक्रिया दियोरा जी आपका, और अमित खरे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।